हाय निखिल। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ। मैं अक्सर आपके बारे में पढ़ता रहा हूँ, कई आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपके बहुत से वीडियोस भी देखे हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि आपके खूबसूरत घर में आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू मुझे यहाँ वेलकम करने के लिए। आई थिंक पहला बर्निंग क्वेश्चन, जो कि हमारे ऑडियंस में से लगभग हर कोई जानने के लिए बेताब है, आप यहाँ का कितना रेंट देते हैं? ये जगह अनबिलीवेबल है। थैंक यू सो मच। मुझे आपके सभी व्यूअर्स से कहना होगा कि शरण ऑफ कैमरा बहुत अलग है ऑन कैमरा से। इंटरव्यू के एंड तक पता लगा लूंगा कि ये अच्छे सेंस में है या बुरे, अच्छा। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अगर आप रिलेट करेंगे इंडिया में प्रॉपर्टी कॉस्ट से, तो मुझे लगता है आप अभी भी 2-3% पे रेंट मैनेज कर रहे हैं, तो ये बुरा नहीं है। ओके, तो इससे कुछ पता नहीं चला। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बस ये समझना चाह रहा था, और ये एक बहुत ही बचकाना सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जब से हम पैसे की इंपॉर्टेंस को समझने लगे हैं, वो भी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के तौर पर, या अगर कहें तो कुछ ऐसा जिससे आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि कितना पैसा बहुत सारा पैसा होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर है। पैसा, सक्सेस, ये सभी चीज़ें स्वभाव से आपस में बहुत रिलेटिव होती हैं। अगर आज आपके पास पहले से ज़्यादा पैसा है तो आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से, ज़िंदगी के बारे में भी। बिल्कुल। पीक पे पहुंचकर भी अगर आपके पास पैसा कम हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए इस चीज़ पे कोई नंबर्स बताना मुश्किल होगा। वैसे इसको जानने का एक तरीका तो है। अगर आपके पास इतना पैसा हो जो आपको फ्रीडम दे, शायद कुछ वक्त के लिए काम ना करने की, या अपने कलीग्स कौन हो ये चुनने की, और सिर्फ पसंदीदा लोगों के साथ काम करने की, ये सारे रियल एडवांटेजेस हैं जो पैसों के साथ आते हैं। राइट। मुझे लगता है कि ये सारे मटेरियल स्टफ बस कुछ समय के लिए मैटर करते हैं और फिर से ये इरेलेवेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये छोटी चीज़ें ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मुझे लगता है फ्रीडम ही कुछ हद तक सक्सेस पाने का सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट है, जी हाँ। एंड उसे मैं वाकई चेरिश करता हूँ। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। हम यहां जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का सारा पैसा आपके पास हो। बस आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो पैसा है ये आपके टाइम का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अपने टाइम का क्या करेंगे। इससे ज्यादा पावरफुल क्या हो सकते हैं कि आप चीजों को ना कह सकें। आप जो नहीं करना चाहते उसे डिक्लाइन करने का पावर है, और इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग और पावरफुल फीलिंग और कुछ नहीं है। यही तो पैसे की सच्ची डेफिनेशन है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। और मटेरियल स्टफ, जैसा आपने कहा, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। आप कुछ हासिल करते हैं, फिर आपको उससे कुछ बेहतर चाहिए, तो ये ज्यादा नहीं टिकता। ओके, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में ज्यादातर लोग, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में, मेरी ज्यादातर ऑडियंस टॉप 5 मेट्रो सिटीज से ही हैं, और लोग अपनी जॉब आमतौर पर 30-40 हजार पर मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था 27,833 पर मंथ बैंगलोर में, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं था। और उस एज में तो लोग इन्वेस्टिंग का सोचते ही नहीं है। पहली बार जब पैसा मिलता है तो बस इंजॉय करना चाहते हैं। ना तो पेरेंट्स ना किसी और के पैसों पे डिपेंडेंसी होती है, तो हम उसे इंजॉय करते हैं। जब तक हम 26-27 के होते हैं तब ज्यादातर लोग महीने का करीब 1 लाख कमाने लगते हैं, करीब 12 लाख पर ईयर। तो साल में 12 लाख कमाने वाले के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि जैसे 12 लाख पर ईयर कमाने वाला इन्वेस्ट करेगा, उसके मुकाबले कोई जो शायद साल के कुछ करोड़ कमा रहा हो वो बहुत अलग होगा। जो साल के 12 लाख कमा रहा है वो पहले एक सर्टेन फाउंडेशन बनाएगा, जो उसके लिए बाद में अमीर बनने का प्लेटफॉर्म बनेगा। तो साल के 12 लाख कमाने वाले के लिए क्या एडवाइस होगी, वो इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करे? ज़रूर। तो जब मैंने काम करना शुरू किया था, ये बहुत पहले की बात है, अब से करीब 17-18 ईयर्स पहले, वो मेरी खुद की पहली जॉब थी। जैसे आप 27,000 कमा रहे थे, उस समय की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए भी मुझे लगता है मेरी पे शायद महीने की 8,000 थी। आप किस जगह रहते हैं और आप किस तरह से रहते हैं, ये डिफाइन करता है कि आपको कितना पैसा कमाना है। तो पहली एडवाइस, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे महंगे सिटी में रह रहे हैं, तो समझदारी इसी में होगी कि किसी टीयर 2 टाउन को एक्सप्लोर करें और उन सिटीज़ में वापस जाए जो इन बड़े शहरों जितने महंगे नहीं हैं। क्योंकि आप इससे ऑफिस की प्रॉक्सिमिटी को ही बिल्कुल हटा देते हैं। और अगर आप कहीं और से काम कर सकते हैं, मुझे लगता है ये आपके लिए दो तरह से अच्छा साबित हो सकता है। एक तो आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग से, जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं वो पर्सपेक्टिव, लेकिन इन्वायरमेंट के लिहाज से भी मुझे लगता है अर्बनाइजेशन और इतने सारे लोगों का सिटीज़ में रहना
सिटीज़ के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल। तो वो होगी एक टिप, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, किसी एक ऐसी सिटी या एक लोकेशन को चुनिए जो ज़्यादा एफिशिएंट हो और आपका पैसा वहाँ सबसे ज़्यादा चलेगा। जी। 12 लाख रुपीज़, अगर आप 27 ईयर ओल्ड हैं, तो मैं गैस कर पा रहा हूँ कि आपकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है और आप शायद अपनी कमाई में बढ़त भी देखने वाले हैं एटलीस्ट नेक्स्ट डेकेड में। और ये बात सच है कि मैं इन्वेस्टिंग के मामले में काफ़ी कंजर्वेटिव हूँ, थोड़ा पेसिमिस्ट भी। तो मेरा ये मानना है, और मैं तो कहूँगा कि अपनी इनकम का 20-30% आप इक्विटी में डालें, एंड साथ ही 30-40% उन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें जिनमें ज़्यादा रिस्क ना हो। वो गोल्ड हो सकता है या फिक्स्ड इनकम हो सकता है या फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट डेट जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और जहाँ तक बैलेंस की बात है, मुझे लगता है शायद मिक्सचर ऑफ सम रियल एस्टेट और किसी तरह की लिक्विड सेविंग होनी चाहिए जिसे आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सेस कर सकें। आप जानते हैं कोविड हुआ और उसने हम सबको दिखाया कि क्यों आर्बिट्ररी मनी, वो पैसा जो लिक्विड नहीं है और जिसे आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उतना यूजफुल नहीं है जितना मनी एट हैंड होता है। और मुझे लगता है हर किसी को उन इमरजेंसीज के लिए भी वैसा एक फंड रखना चाहिए। समझ गया। सो जस्ट टू समराइज, आप कह रहे हैं कि कोई जो 24-25 ईयर्स का है, एक अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए पहले उसे समझना चाहिए कि कैसे जियोग्राफिकली खुद को आर्बिट्राज करें। मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ रहें। वैसे मैंने भी यही किया था ड्यूरिंग पैंडेमिक और बहुत सारा पैसा बचाया था। आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं? अभी यहां मूव हुआ हूं क्योंकि मैं घर पे रहकर थक गया था, उसी रीजन से जो आपने कहा कि लोग मेट्रो सिटीज की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि वहां पैसे खर्च करने के बहुत एवेन्यूज होते हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि अपने अर्ली स्टेजेस में आप असल में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करके, और टीयर 2 सिटी में मूव होकर जब तक एक सर्टेन फाउंडेशन नहीं बना लेते। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो आपने कही वो वाकई इंटरेस्टिंग है। आपने एसेट एलोकेशन की बात की जो रियली कंजर्वेटिव है, लेकिन ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि जब आप बहुत यंग होते हैं, अराउंड 25-26, तो जितना हो सके इक्विटी में इन्वेस्ट करो, 80% तक ले जाओ, क्योंकि इक्विटी के अपने इवेंचुअल साइकिल्स होते हैं, वो ऊपर नीचे जाता है। और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इवेंचुअली ऊपर ही जाएगा जब आपको फाइनली पैसे की जरूरत होगी। मैं बस क्यूरियस था ये समझने के लिए कि आपने इतना कंजर्वेटिव अप्रोच क्यों अपनाया। मुझे लगता है कि इक्विटीज़ के अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर हम अब थोड़े बोर हो गए हैं, क्योंकि हमारी लास्ट 30 इयर्स की मेमोरीज, जब से इंडिया एक तरह से ओपन अप हुआ, हमने एक्चुअली सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते देखा है। बिल्कुल। अगर आप टाइम में पीछे जाएं और आप लेट 1920s या अर्ली 1900s को देखें, या आप 2000 में .com बस्ट से ठीक पहले अमेरिका को देखें जी, लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है जब प्रोलॉन्ग्ड बेयर मार्केट रहा हो। मेरा मतलब 3 इयर्स या 5 इयर्स से नहीं है, लेकिन 20 इयर्स 30 इयर्स तक बेयर मार्केट रह सकता है। हमने इंडिया में असल में ये बेयर मार्केट को पिछले 30-40 इयर्स में ना तो इक्विटी में विटनेस किया है, ना ही रियल एस्टेट में। इसलिए हम इस पोजीशन में आ गए हैं जहां, क्योंकि ना हमने, ना हमारे पेरेंट्स, ना ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी कीमतों को ड्रास्टिकली गिरते हुए देखा है। हम एक तरह से ये मानने लगे हैं कि रियल एस्टेट प्राइसेस करेक्ट नहीं हो सकते, तो इक्विटीज हमेशा ही ऊपर जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है हिस्ट्री एक महान टीचर है, बट आइडिया सिर्फ पिछले 20 और 30 इयर्स को देखना नहीं है, बल्कि टाइम में पीछे जाना है, जाकर डिफरेंट सेंचुरीज को देखना है कि क्या हो चुका है। और स्टॉक मार्केट्स में हमारा मेन एम इस साल अपने हिसाब का एक बहुत बड़ा रिटर्न कमाना नहीं है, ना ही अगले साल। जब तक आप मार्केट में सॉल्वेंट बने रहने के काबिल हैं, साथ में थोड़ी सी या फिर किसी तरह से कम की गई वॉलेटिलिटी के साथ लंबे टाइम तक, अगर आप इक्विटी मार्केट में 20-30 इयर्स के एक पूरे साइकिल तक टिक जाते हैं, तो आपके पैसे बनाने के ऑड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि एक ज़्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो रखें, लेकिन उसे एक लॉन्गर रन के लिए रखें, बजाय इसके कि 80% इक्विटी वाला पोर्टफोलियो रखा जाए। जब मार्केट्स 50% भी गिरे तो आप इतने डिसअपॉइंटेड हो कि आपको या तो सब कुछ सेल करना पड़े या इक्विटी मार्केट्स में वापस ही ना आए। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया, यूएस मार्केट के पास एक सिग्निफिकेंट डेटाबेस है जिसे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट 30-40 इयर्स पुराना है और कहते हैं कि पिछले 30 इयर्स में निफ्टी करीब 14.6% सीएजीआर से बढ़ा है, विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। और हम उससे पहले नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो आपका मतलब कि हम उससे बोर हो गए हैं और हमारा मानना है कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए एक कंजर्वेटिव आउटलुक रखना भी इंपॉर्टेंट है, सदियों से जो होता आया है उसके, और यूएस जैसे मैच्योर मार्केट्स के बेसिस पे।
तो हमें थोड़ा बताइए कि आपने ट्रू बीकन हेज फंड क्यों शुरू किया, क्योंकि आप तो अपने पहले वेंचर में बहुत सक्सेसफुल थे और जेरोदा के बारे में तो लगभग इंडिया में हर कोई जानता है। आपने तो इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बना दिया लाखों इंडियंस के लिए। तो मैं तो जानना चाहूंगा कि आपने ट्रू बीकन हेज फंड क्यों शुरू किया, क्योंकि ज्यादातर लोग जब पहली बार सक्सेसफुल होते हैं तो उससे पहले सोचते हैं कि मैं तो एक बार सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा बस। तो असल में वो कैसा माइंडसेट है जो आमतौर पर होता है, एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं। इस पे आपका क्या आउटलुक है? देखिए, सक्सेस एक बहुत आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट है, राइट? जैसे कि अ, जब कोई भी स्टार्ट करता है तो वो एक सर्टेन चीज़ अचीव करने या प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने निकलता है। मुझे नहीं लगता किसी के पास वो एक दिन होता है जहां वो सेटिस्फाइड हो और उसने वो कर लिया जो सोचा था। इंसानों के तौर पर नेचुरली भी हम सब अनहैप्पी होते हैं और हमें लगातार लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स की ज़रूरत होती है। कई बार इंटरनली उसे इनकलकेट करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन हमें उसे पाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं। तो हर बार जब आप एक नई कंपनी शुरू करते हैं, आपके पास उस दिन जागने और कुछ करने का एक और रीज़न होता है, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ट्रू बीकन इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं डील कर रहा था दुनिया भर के प्राइवेट बैंक्स, वेल्थ मैनेजर्स के साथ। वो बहुत एक्सपेंसिव थे। अगर मैं इन्वेस्टर के तौर पे किसी फंड में पैसा लगाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर 2% कमाएगा, देन फंड मैनेजर 2% चार्ज करेगा, और ये सभी लोग पैसे कमाते थे भले ही मुझे नुकसान हुआ हो। और मुझे लगा कि ये अनफेयर था। तो ट्रू बीकन शुरू करने का पॉइंट एक ऐसा मॉडल बनाना है जहां सिर्फ क्लाइंट के मनी बनाने के केस में ही फंड हाउस फी चार्ज करेगा, और वो जो फी चार्ज करते हैं वो बाकी सबसे सिग्निफिकेंटली कम है, जो कि क्लाइंट के प्रॉफिट का सिर्फ लगभग 10% ही है। और अगर क्लाइंट प्रॉफिट नहीं कमाता तो कोई भी फी चार्जेबल नहीं है। जी। तो मुझे लगता है उतनी एफिशिएंसी आज भी रिक्वायर्ड है। मैं हेज फंड स्पेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो मुझे लगता है आप अपने एलआरएस फंड में मनी ट्रांसफ़र करते हैं और आप 20 बीपीएस और फॉरेक्स चार्जेस पे करते हैं। आप कोई प्राइवेट इक्विटी या फिर पब्लिक इक्विटी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपको फंड बेचता है, आप उसे 2, 3, 4, 5% तक पे करते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होती हैं जिन्हें कोई मिटिगेट कर सकता है, एंड ट्रू बीकन उस सेक्टर में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अटेम्प्ट है। आई थिंक दुनिया भर के ज्यादातर हेज फंड्स इस फेमस 2 and 20 मॉडल पे चलते हैं, जहां 2% चार्ज सारे एयूएम पर होता है, भले ही फंड ने पैसा कमाया हो या नहीं, जिसे आपने हटा दिया। और परफॉर्मेंस फी जो यूजुअली मार्केट में 20 होती है, आपने उसे 10% कर दिया। तो फंड तभी पैसा कमाता है जब इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं। जी। तो मैं बस समझना चाहता था कि इंडिया में हेज फंड्स तो एआईएफ कैटेगरी 3 के अंडर आते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, लेकिन जाहिर है इसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जिसे वो आसानी से नहीं समझते। बिल्कुल। और जनरल पॉइंट है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा है, उसके पास ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने की मैच्योरिटी होती है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया में मेरे जैसे कई रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, तो मैं भी इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, पर मेरे पास ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ अवेलेबल नहीं है। प्लीज समझाइए। आपके जितने फॉलोअर्स हैं और आप जितना पैसा कमा रहे हैं, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे करना चाहिए, लेकिन ऑडियंस के लिए बता दूं, मेरे पास अभी भी 1 करोड़ नहीं है। काश कि मेरे पास इतने पैसे होते, लेकिन यकीन नहीं होता, बट ओके। आप तो मेरी टांग खींच रहे हैं। 1 करोड़ बिल्कुल नहीं है, सच कह रहा हूं, विश्वास कीजिए। लेकिन मैं इन्वेस्ट तो करना चाहूंगा ही, बस दिक्कत यह है कि लीगली मुझे इजाजत नहीं है। इस पर आपका क्या आउटलुक है? क्या ये उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फेयर है जिनके पास प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ, मेरा मतलब ज़रूर। देखिए, मुझे लगता है हमें कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका जो मिनिमम बेंचमार्क होता है वो थोड़ा कम बैरियर है। जैसे पीएमएस में 50 लाख, म्यूचुअल फंड में इससे भी छोटा नंबर है। जी। मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री के लिए बड़ी प्रॉब्लम टैक्सेशन है। अगर आप 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे 3 डिफरेंट तरीकों से टैक्स लगाते हैं, लेकिन वो एसेंशियली एक ही काम करते हैं। मैं पीएमएस, म्यूचुअल फंड और एआईएफ की बात कर रहा हूँ। ओके। मोटे तौर पे ये 3 तरीके हैं जिनसे कोई अपना मनी मैनेज कर सकता है। इंडिया में एक फंड मैनेजर के थ्रू पब्लिक इक्विटी स्पेस पे फोकस करके ए में टैक्सेशन एक्स, बी में वाई और सी में जेड है, और मुझे लगता है इससे जो एम्बिग्विटी पैदा होती है वो लोगों की हेल्प बिल्कुल नहीं कर रही है। लोगों को टैक्सेस कंप्यूट करने, कंप्लायंस इंश्योर करने, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत काम करना पड़ता है।
मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर की तरफ से वहाँ कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन मिनिमम के मामले में हाँ ज़रूर। मेरा मतलब ओके, तो देखो हमारे जैसे लोगों के लिए लोअर मिनिमम रखने की जो बात है कि मान लो आप एक क्लाइंट हो जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं और ट्रू बीकन में इन्वेस्ट करते हो। अगर हम आपके लिए 10% रिटर्न बनाते हैं जो हमारे हिसाब से एक अच्छा रिटर्न है, आप 10 लाख रुपए कमाते हो और आप फंड हाउस को पे करते हो। उस प्रॉफिट का 10% जो कि 1 लाख रुपए है, अगर आप उसे ब्रेक डाउन करो तो वो महीने का करीब 8 हजार रुपए होता है। राइट। जितना काम आपके 1 करोड़ को मैनेज करने में लगता है, तो उसके लिए वो 8 हजार बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास काफी हाई एंड टीम्स हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से लोग और पीएचडीज और ये सब आपके पैसे मैनेज करने पे काम कर रहे हैं। तो उस 1 करोड़ पर भी, मतलब कि हमारे फी मॉडल पर इसका कोई सेंस नहीं बनता है। गॉट इट। आपको 10 करोड़ 15 करोड़ के साथ आना होगा ताकि हम उस काम को जस्टिफाई कर सकें जो आपके पैसे मैनेज करने में लगता है। हाँ, तो हम इससे बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। 10% के बजाय हम 2 and 20 हो सकते थे और तब ये सेंस बनता, राइट? बट हम इसे इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं कि हम बहुत कम चार्ज करेंगे, लेकिन मॉडल के लिए हमें स्केल करना होगा। गॉट इट। तो इशू रिटेल इन्वेस्टर्स के मिनिमम इन्वेस्टमेंट का नहीं है, एक्चुअली फंड के लिए भी इसका सेंस बनना चाहिए, तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेन करने के लिए। तो निखिल, क्या आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। और उस पे आपका क्या आउटलुक है? मुझे बताइए कि क्रिप्टो करेंसीज में आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि पिछले साल तो ये टॉक ऑफ द टाउन रहा है। आपको क्या लगता है कि आप क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? ओके, तो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से हम एक बहुत रेगुलेटेड दुनिया में काम करते हैं और हम स्टॉक ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट और लेंडिंग में हैं। हम कभी भी उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते कि जहां पे हम कुछ ऐसा करें जो 100% रेगुलेटेड ना हो। और आपको पता है कि अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड रेगुलेशन ग्रे एरिया में है। किसी को नहीं पता कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि ये सब टैक्सेशन और टीडीएस और कुछ लेकर आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक बिल्कुल क्लियर है कि ये प्रैग्मेटिक लेवल पर असल में कैसे काम करता है। तो सिर्फ रेगुलेशन की वजह से तो ये कोई नहीं करेगा, राइट? कम से कम मेरी पोजीशन में तो ये कोई नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड इसे करेंसी कहने से आगे बढ़ चुका है। जैसे कि वो कुछ साल पहले कहता था, अब इसे खुद का एसेट क्लास कहने लगे हैं। पता है, मैं रिसेंटली क्रिप्टो स्टोरी को थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे क्रिप्टोज में ट्रांजैक्ट करना दिन ब दिन और ज़्यादा एफिशिएंट होता जा रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक और फिर प्रूफ ऑफ हिस्ट्री तक जाने की पूरी कहानी। आई थिंक ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहां ये इतना एफिशिएंट होगा कि हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए जो है कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन एनर्जी के टर्म में काफ़ी कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन पता है, अगर आप टाइम में पीछे जाकर ये समझने की कोशिश करें कि करेंसी क्या है, तो करेंसी क्या होती है? एक्सचेंज का मीडियन होने के अलावा करेंसी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, जो पहले के टाइम में गोल्ड था। हमारे पास ब्रेटन वुड था, हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड था जो हमने छोड़ दिया। मैं फिएट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो करेंसी की वैल्यू एक ऐसा नॉर्म है जिसे इकोसिस्टम की मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है, राइट? तो इसे आप एक रिलीजन की तरह समझ सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज इस प्लैनेट पे हर कोई क्रिश्चियन होता तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता किसी खास चीज़ की क्रेडिबिलिटी पर, किसी खास रिलीजन पर या जो भी हो, जैसे कि करेंसी, कॉइन या कुछ भी। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज ने एक रिलीजन के तौर पर पिछले डेकेड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरी इसके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम की कोई अंडरलाइन नहीं है। दूसरी की आज ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इनएफिशिएंट हैं जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, राइट। और तीसरी प्रॉब्लम की दुनिया इन पर इतनी डिवाइडेड है कि आधी कंट्री इसे एक तरह से डिसअलाउ कर देगी, आधी कंट्री अलाउ कर देगी। और फोर्थ प्रॉब्लम, यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के क्रिप्टोज हैं मार्केट में, और कोई कैसे कह सकता है कि ए कल प्रिवेलेंट होगा उन हजारों दूसरों के मुकाबले जो इकोसिस्टम में हैं, राइट। लेकिन इन सब के अलावा मुझे ये लगता है कि जो रिड्यूस रेगुलेशन होता है तो क्रिप्टो करेंसीज अपने साथ लेकर आई हैं। मतलब वो किसी न किसी रीजन या किसी वजह से
ऐसा इकोसिस्टम बनाती है जहां पे आज दुनिया में हो रहे ज्यादातर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे। और वो क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत लेजिटिमेट रीजंस की वजह से जो कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एंड क्या मैं उस मार्केट का पार्ट बनना चाहता हूं? एंड क्या होगा अगर कल मान लो अमेरिका में कोई आदमी बिना किसी केवाईसी के या बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई ऐसा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे है क्रिप्टो करेंसी का यूज करके AK-47 खरीदता है और फिर 100 लोगों को मार देता है। या कुछ बहुत बड़े स्केल पर जहां कोई बड़ा वेपन खरीदता है। मैं हमेशा सोचता हूं कि फिर उसके बाद क्या होगा। मेरे पास इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है और इसलिए आई डोंट गो अहेड। राइट। तो क्रिप्टो के लिए मेरा एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगा। दूसरी तरफ NFTs का मुझे लगता है एक यूज केस है। लेकिन क्या आज मार्केट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है? शायद। और मुझे लगता है कि मेटावर्स का एक ग्रेट यूज केस है। जैसे इसके बारे में सोचने का बहुत काउंटर इंट्यूटिव तरीका हो सकता है, लेकिन प्लैनेट पे जो पूरा कार्बन प्रॉब्लम है ना, और मेटावर्स इसका एक आंसर हो सकता है। अगर आप कहीं से भी ड्राइव करके यहाँ आओ, उसके बजाय आप एक डिवाइस में प्लग इन कर सकते हैं और ये इतना रियल लगता है कि ऐसा फील होता है जैसे हम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। आप अपने घर से यहाँ ड्राइव नहीं करते ना। हाँ, राइट। मुझे लगता है कि वहाँ इसके कई सारे आंसर्स हैं। लेकिन मैं फेसबुक में लंबे टाइम से इन्वेस्टर रहा हूँ और अब मेटा में भी कर रहा हूँ। मुझे लगा कि वो बिल्कुल ब्रिलियंट था जब उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ऑक्यूलस खरीदा मेटावर्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन उन दो कंपनीज के बीच और जितना पैसा उन्होंने उसके पीछे लगाया है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के बीच में, जो कि शायद मेटावर्स की रेस को लीड कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इसे अभी तक क्रैक कर पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन प्रॉबेबली डेफिनेटली इसका एक यूज केस है। समझ गया। इतने लॉन्ग विंडेड आंसर के लिए आई एम सॉरी। नहीं, आपका आंसर एनलाइटनिंग था। मैं क्रिप्टो स्पेस में एक आखिरी चीज पे बात करना चाहता था, डीफाई। हाँ, क्योंकि वो एक तरह से आपको पता है। मुझे उसमें एक यूज केस दिखता है जहां अगर मैं किसी को पैसे लेंड करना चाहता हूं तो मुझे रिलाय नहीं करना पड़ेगा बैंक जैसी किसी सेंट्रल अथॉरिटी पर किसी को मेरे पैसे लेंड करने के लिए, क्योंकि फिर वो कमीशन लेगा एक मिडिल मैन की तरह। इंश्योर करता है कि पैसे सेफ हैं और सही जगह जा रहे हैं। जबकि D5 उस मिडिल मैन को हटा रहा है और मैं सीधे किसी को लेंड कर सकता हूं और फिर मुझे सारे रिटर्न्स मिलते हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन या परसेंटेज प्लेटफॉर्म को सस्टेन करने में जाता है, बट ज्यादातर रिटर्न्स मुझे मिलते हैं। राइट। और वो अभी सच में एक बूमिंग स्पेस है और इंडिया में अभी कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। आप DeFi को कैसे देखते हैं? डेफिनेटली एक यूज केस है, लेकिन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये सब कुछ करने के बजाय किसी चीज़ को ब्लॉकचेन पे करेंसी की तरह यूज़ करने के बजाय नॉर्मल करेंसी यूज़ कर सकते हैं। रेगुलेटर हटा के पीयर टू पीयर लेंडिंग कर लो। अगर आपको पैसे बोरो करने हैं तो आप मुझसे करो, और अगर मुझे बोरो करना है तो मैं आपसे बोरो करूंगा। राइट। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। एक तरीके से इसके लिए ब्लॉकचेन ज़रूरी नहीं है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, शायद एक DeFi बैंक था जो कुछ महीने पहले तक काफ़ी अच्छी तरह स्केल कर रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है। इंडिया में नहीं, ग्लोबली। ओके। लेकिन फिर उनके अपने कुछ इश्यूज हैं। वो यूज़ कर रहे थे, ऑल्दो मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एट दी एंड ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जहाँ A B को लेंड कर रहा है, B A को लेंड कर रहा है, बीच में बिना किसी रेगुलेटर के। राइट। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में मुझे लगता है कि जो भी रिस्क यहाँ पर मौजूद है, डॉलर या यूरो या रुपी या किसी भी ग्लोबल करेंसी को यूज़ करने में, तो काफ़ी हद तक इनमें से कई सारे रिस्क्स वहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ आपको ये जानने का एडेड एडवांटेज है कि आपका क्लाइंट कौन है और किस ज्योग्राफी से वो बिलोंग करता है, और कोर्ट होना, और एक तरह से रूल ऑफ लॉ, जिसमें अगर एक तरह से कोई कुछ गलत करता है तो कुछ ऐसा है जिस पर आप वापस जा सकते हैं। राइट। लेकिन DeFi जैसा कोई बैंक या लेंडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ केस है क्या? हाँ, फ्यूचर में तो डेफिनेटली होगा। क्या आपको वाकई में ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसीज की उस काम के लिए? शायद नहीं। ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड करेंसी क्यों नहीं यूज़ करते हैं, राइट? और कम से कम इस कंट्री में तो यही होने वाला है। हाँ, तो इसके अलावा आप और क्या क्या चीजें कर रहे हैं? तो मेरा मतलब है कि सभी लोग आपको ज़ेरोधा के लिए तो जानते ही हैं और ट्रू बीकन के लिए भी सब आपको जानते हैं। तो आपके साइड प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता हो, और कुछ नया जो किसी को नहीं पता हो? जो मैंने किसी को नहीं बताया।
मतलब कम से कम पब्लिक में तो नहीं। ओके, ये मुश्किल है क्योंकि पीआर पर्सन यही है और वो लोगों को असल में होने से पहले बता देती है, ज्यादातर बता ही देती है। लेकिन कुछ नया है योर स्पेस, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। राइट। हाँ, और मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर जो 1,200-300 करोड़ खर्च होते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ सालों में ये कई बिलियन डॉलर्स तक ग्रो हो जाएगा। लोग कंटेंट कंज्यूम करेंगे, ओके, और फिर लोग ब्रांड्स को भी रीच करेंगे टीवीज़ और न्यूज़पेपर के ज़रिए, शायद सोशल मीडिया के ज़रिए से थोड़ा ज़्यादा। वो एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। हमारे पास वो कॉफ्लुएंस में इन्वेस्टमेंट है। मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी के डे टू डे वर्किंग का हिस्सा हूँ, जो भी कंपनी वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग कर रही है। और दूसरी तरफ हमारी एक नई चैरिटी है जिसका नाम YIPP है। इसका पूरा नाम है यंग इंडिया फिलैंथ्रोपी प्लेज। ओके। तो आइडिया ये है, हम बैंगलोर पे फोकस कर रहे हैं, और बैंगलोर में कई एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। राइट। और अक्सर क्योंकि जिन सर्कमस्टांसेस में वो बड़े हुए, जैसे आपको पता है, उनमें से बहुत से लोग बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है क्योंकि उनके पास ये एनवायरनमेंट था जिसमें वो थ्राइव कर सकते थे। राइट। राइट। वो सही टाइम पे सही जगह पे थे। वो सोसाइटी को वापस देने में बिलीव करते हैं। तो अभी हमने ऐसे लोगों का एक बहुत अच्छा सा ग्रुप इकट्ठा किया है, जो कि प्राइमरीली हैं यूनिकॉर्न फाउंडर्स बैंगलोर से, और डिफरेंट टाइम पर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि है कर्नाटका में 200 गवर्नमेंट हाई स्कूल्स का स्टैंडर्ड सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम से लेके टीचर्स को ट्रेन करने तक। स्कूल में टॉयलेट्स बना रहे हैं। तो काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी किया जा चुका है ये प्रूव करने के लिए कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्क्स के साथ और अटेंडेंस के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है, और आइडिया है कि वहाँ कुछ करना है। राइट। तो इसे YIPP कहते हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। हमने ग्रुहास नाम की एक कंपनी शुरू की। तो हैदराबाद में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अभिजीत है, और हमने ये कंपनी शुरू किया था शायद 1 साल पहले, और हम बहुत सारे प्रॉपटेक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। प्रॉपटेक का मतलब अगर आप समझो तो हो सकता है कमर्शियल रियल एस्टेट को फ्रैक्शनलाइज करना, या फिर और ज़्यादा बेहतर ESG कंप्लाइंट बनाना, या बिल्डिंग मटेरियल्स बनाना, सॉल्यूशंस। वो एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ज़ेरोधा में हमारे पास एक रेन मैटर क्लाइमेट फंड है, जहां हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। और किसके साथ? समीर और ऋषभ और दिनेश और कैलाश के साथ। ये सब लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि आप लाइफ में क्या अचीव कर पाते हैं और आपको लाइफ में कितनी सक्सेस मिलती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा केस लेते हैं। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मैं अकेला था, और फिर मैं अपने ब्रांड मैनेजर आयुष शुक्ला से मिला। राइट। तो फिर यस, वही है मेरे मैनेजर। तो मेरे लगभग 11-12,000 फॉलोअर्स थे, और फिर मैं उससे मिला और बूम, फिर मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए। वो मुझे सही तरह के लोगों से मिलाते हैं, मैं अपने पास सही तरह के लोगों को रखता हूं, लोग जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, और वो एक तरह से डिफाइन करता है कि मैं लाइफ में कैसी चीजें करना चाहता हूं और किन चीजों पर अटेंशन देना चाहता हूं। आपके लिए वो कौन है? मुझे लगता है कि मुझे आपकी ऑडियंस को बताना चाहिए कि जब आज पॉडकास्ट शुरू हुआ, मीटिंग शुरू हुई, आपने उनसे पूछा कि मैं अच्छा लग रहा हूं। राइट। फिर आपने बोला कि आप दोनों सिंगल हैं। फिर आपने कहा कि आप साथ रहते हैं, और अब आप इंटरव्यू में उसकी तारीफ कर रहे हैं। राइट। ओके, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनसे आप खुद को सराउंडेड रखते हैं। मेरे केस में वो सभी लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो मुझे ये आंसर इस तरह से शुरू करने दीजिए। तो वो होंगे, हाँ, वो लोग होंगे नितिन मेरा भाई, जो कि जाहिर सी बात है वो शुरुआत में ही होगा, और फिर उसके बाद है कैलाश, ठीक है, और फिर रिचर्ड है, और फिर तो ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं? यस श्योर। तो नितिन मेरा भाई है, वो हर चीज़ में मेरा पार्टनर है, और हम बचपन से साथ हैं, तो हम अपने सारे काम से रिलेटेड चीज़ें साथ में करते हैं। और फिर है कैलाश, वो हमारे CTO हैं, जो कि ऑपरेशंस के ब्रेन की तरह हैं, और वो सबके मॉरल कंपस हैं। वो इंश्योर करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छी हो, बल्कि एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, पूरी दुनिया के लिए अच्छी हो।
रिचर्ड वो वाइट गाय है जिसके बारे में कुदरत पहले बात कर रही थी। वो एक ब्रिटिश नेशनल है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक आर्मी में थे, और वो एक फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट भी थे, और वो ट्रू बीकन के सीईओ बनने के लिए आए हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग इंसान है। और फिर नेक्स्ट आता है, इसमें कार्तिक हैं, हनन है और वेनु भी शामिल हैं। तो जिन बहुत से लोगों के साथ हम काम करते हैं वो हमारे कॉलीग्स हैं, एंड ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें फॉर्मली रिक्रूट किया गया हो या वैसी कोई बात हो। ये लोग हैं, ये लोग पहले दोस्त हैं, फिर फैमिली, और उसके बाद कॉलीग्स। एंड आप ऐसा कह सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वेनु मेरा नेबर है तब से, जब से मैं तब अराउंड 12 ईयर्स का था, क्रिकेट खेलता था, और वो हमसे बात करता था। कार्तिक या कोई और जिसके साथ मैं शायद पहले कभी ड्रिंक करता था, और वो हमारे साथ है, और ये एक बहुत कोहेसिव टीम है। एंड ये कोई कॉरपोरेट मॉडल नहीं है जहाँ आप एक तरह से रोल फिगर आउट करते हो फिर देखते हो दैट कौन फिट होगा, बल्कि ये ज़्यादा वो लोग हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हो, साथ में ग्रो हुए हो, जो एक्सट्रीमली काइंड रहे हैं कि इस पूरे टाइम हमारे साथ टिके रहे। और भले ही बिजनेसेस रहें या ना रहें इन फ्यूचर, मुझे लगता है ये फ्रेंडशिप समय के साथ बनी रहेंगी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं फैमिली या दोस्तों के साथ कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ तो उसमें रिलेशनशिप्स को डैमेज करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन आपने इसे डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया और इसे अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। ये आपके लिए अच्छा वर्कआउट हुआ। उम्मीद है आप दोनों अपने लिए कुछ बढ़िया कर ही लोगे। मैं बताऊं, हमारे केस में ये बिजनेस जैसा ही स्टार्ट हुआ था। राइट। ये बिल्कुल वैसा ही था। तो आपने बिजनेस के तौर पे स्टार्ट किया, और अब आप लोग क्या हैं करंटली? हमने बात करना स्टार्ट किया। राइट। फिर आप डेट पे गए? नहीं, मैं फोन पे था और सोच रहा था ये 22 ईयर ओल्ड लड़का कौन है, राइट। 21 22। राइट। तो इस रिलेशनशिप में किसकी चलती है? मुझे पता है वो थोड़ा ओल्डर है। मेरा मतलब है फ्रेंडशिप। आप लोग कॉलिग्स एंड फ्रेंड्स भी हैं, राइट? हम दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल। बोथ इक्वल? यस, ऐसा ही है। मुझे प्यार दिख रहा है। आई थिंक हो गया। ऑसम। हाँ, तो किसी भी कंपनी को बिल्ड करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो अभी जब मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूं तो मेरे लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया है, लोगों को हायर करना, और ये एक तरह से छोटा स्टार्टअप बन गया है। और मैं धीरे धीरे रियलाइज कर रहा हूं सही लोगों को हायर करने की इंपॉर्टेंस। तो आपसे समझना इंटरेस्टिंग होगा, आप सही लोगों को हायर करते टाइम क्या देखते हैं, क्योंकि वो दिन तो चले गए जब लोग सिर्फ बैकग्राउंड देखते थे। एंड दैट बैकग्राउंड देखना एक ऐसी चीज थी जिसे लोग देखते थे ताकि फिल्टरिंग प्रोसेस सिंपल हो सके। आप उसे बाईपास कैसे करते हैं? आगे देखकर सही लोगों को कैसे हायर करते हैं बिना परवाह कि उनके पास अच्छी पेडिग्री हो या नहीं, क्योंकि वहां अच्छे जेम्स हो सकते हैं उन लोगों में भी जिनके पास उन्हें बैक करने के लिए सॉलिड कंपनीज नहीं है। तो इस बारे में कैंडिड एंड ऑनेस्ट तरीके से अगर मैं कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं हायर करने में अच्छा हूं, एंड इन रियलिटी मेरे अंडर कोई रिपोर्ट भी नहीं करता है। एंड मुझे लगता है जो ये सब सक्सेस कह सकते हैं, पर इतने लंबे टाइम राइट प्लेस पर राइट टाइम पे होना, एंड इसी वजह से मुझे ये प्रिविलेज मिला है कि मैं अपनी कर सकूं। और असल में टीम परफॉर्मेंस के लिए या लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम रिसर्च या इन्वेस्टिंग करने में बिताता हूँ। तो सब कुछ मार्केट रिलेटेड, कोई भी मार्केट, कोई भी एसेट क्लास, मैं वही एंजॉय करता हूँ। एंड मैं खुद को फ्यूचर में ये सब करते हुए देखता हूँ बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन जब हायर करने की बात हो तो उन्हें हायर करें जिनके साथ आप दोस्त बन सकें, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं एंड आप इन लोगों के साथ इतना टाइम बिताएंगे, राइट? ऐसे लोगों को हायर करें जिनके साथ टाइम बिताना एंजॉय करें और जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है वो ये है, उन्हें दिखाएं कि जैसे कि शॉर्ट टर्म में क्या है, आपके लिए काम करना कैसा दिखेगा, तो उनके दिमाग में हमेशा वो आवाज रहती है, राइट? यहां अच्छा काम किया, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां हम पहुंच सकें, तो इस तरह की रिकॉग्निशन है जहां पहुंच सकते हैं, तो वो टिके रहने और लॉयल्टी बढ़ाने का ड्राइविंग मोटिवेशन बनता है। एंड आज की दुनिया में लोगों के लिए इजी है, बस कंपनी से डील करें।
क्योंकि मनी नंबर वन चीज है जिसे लोग जॉब लेते वक्त केयरफुली देखते हैं। राइट। तो ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको स्लीपलेस नाइट्स क्या देता है। मैं पहले बताता हूं। तो मेरे लिए ये ऐसा है कि आप कह सकते हैं ये हर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ओके, तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ओके, सो मुझे स्लीपलेस नाइट्स किससे होती हैं? कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी, स्पेशली एजुकेशन स्पेस में, फाइनेंस एजुकेशन स्पेस में, ये पिछले साल बहुत ज्यादा ब्लोन अप हुई है। पता नहीं ये कहां जा रही है, कितनी बड़ी होगी और कैसे। रेलेवेंस इस इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं पता कि उनका लाइफ स्पैन कितना है। क्रिकेटर्स अपने रोल्स में 10-15 ईयर्स रहते हैं। कॉर्पोरेट में लोग 60 ईयर्स की एज तक काम कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को असल में नहीं पता 4 to 5 ईयर्स ज्यादातर को डर है ऐसा ही होगा। ये चीज मुझे टेंशन देती है कि मैं लॉन्गेस्ट टाइम तक रेलिवेंट कैसे रहूं। एंड देन दूसरी चीज है, जब आप कुछ बड़ा करते हैं, कुछ डिसरप्टिव करते हैं, अगर वो काम करता है लोग उसे कॉपी करते हैं, तो इनोवेट करने और डिफरेंशिएट करने का कांस्टेंट प्रेशर रहता है। एंड कंपनीज भी इसे फेस करती हैं। जब कोई कंपनी कुछ सही करती है तो दूसरा कंपटीशन उसे कॉपी करने वाला है एंड उसे रेप्लिकेट करेगा। यह है जो मुझे स्लीपलेस नाइट्स देता है। आपके लिए क्या सिचुएशन है? वेल, मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम के लिए राइट, आज के क्रिएटर्स के साथ इतनी लॉयल्टी जुड़ी है जो कि उनसे बहुत डीपली एसोसिएटेड है। एंड आई थिंक आप सच में कंटेंट क्रिएटर्स की पहली ब्रीड हैं जिनके पास इंडिया में कुछ स्केल है। आपकी ऑडियंस आपके साथ ग्रो करेगी और मुझे नहीं लगता ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए वरी करें। मुझे लगता है आप ऐसी स्पेस में हैं जो ब्लो अप हो रही है और आपके प्रॉबेबली 10 टाइम्स ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, भले ही आप कम रेलिवेंट कंटेंट बनाएं 10 ईयर्स बाद आज के मुकाबले। मेरे स्लीपलेस नाइट्स थे, जैसे आपने कहा। बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन की जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और फिर कोई जवाब नहीं जो कर रहे क्यों कर रहे हैं। हाँ, कोई आंसर नहीं है। एंड किसी भी चीज़ पे लंबे टाइम तक क्वेश्चन करेंगे तो वो मीनिंगलेस लगेगी, राइट? वो प्रोफेशन हो या रिलेशनशिप हो या लाइफ में जो भी करते हैं वो हो सकता है। मुझे लगता है मुझे साइकोलॉजी थोड़ी पसंद है और वो प्रॉबेबली मेरी हॉबी है। साइकोलॉजी और हिस्ट्री, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। मैं अब फाइनेंस बुक्स नहीं पढ़ता, बस ये दो चीज़ें पसंद हैं। अगर लाइफ में किसी चीज़ पे लंबे टाइम तक सोचें तो वो मीनिंगलेस लगने लगेगी। क्वेश्चन ये है कि क्या आप अनहैप्पी रहना चाहते हैं? लगातार क्वेश्चन करते हुए कि लाइफ का पर्पस क्या है, या खुद को डिसीव करना चाहते हैं कि जो कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग है और उस तरह से ज़्यादा हैप्पियर रहें। एंड मैं अभी लैटर वाले फेज में हूँ, तो एक तरह से एंड खुद को बता रहा हूँ लाइफ में जो भी स्टूपिड चीज़ कर रहा हूँ उसका मीनिंग है, और वो एंड लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ को बेटर प्लेस बना रहे हैं। क्या मैं इसमें बिलीव करता हूँ? नहीं, बट खुद को सुपरफिशियली डिसीव कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप किसी को देखें, जैसे अगर आप किसी फिलोसफर को लें, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन लाइफ की प्रॉब्लम है, वो सुसाइड है। आप पैदा हुए और सोच सकते हैं, खुद से पूछना होगा क्यों जी रहे हैं, और नहीं पता क्यों तो क्या करना चाहिए। नेचर में बहुत सी चीज़ें वैसी हैं, लेकिन ह्यूमंस उस तरह काम नहीं करते। बस यही है, खुद को डिसीव करना ये सोचकर, जैसे मैंने YPP के बारे में बताया था, या खुद को डिसीव करूं ये सोच के कि नई कंपनी स्टार्ट की है और उस कंपनी को ग्रो करना मेरी लाइफ का मीनिंग है। बट क्या ये सच है? नहीं, शायद नहीं। लेकिन क्या मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूं? ये सोचते हुए मुझे ये सोचना चाहिए कि ये क्लियर है। तो ये डिसीविंग पार्ट है। हाँ, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब फ्री टाइम होता है, स्पेशली स्कूल में, जैसे कि जब मैंने अपना 10th ग्रेड फिनिश किया था, फ्रीडम होती है ये सोचने की लाइफ क्या है, और उस स्पाइरल में फंस सकते हैं, राइट? क्यों जी रहा हूं, क्या हो रहा है, ये सब। लेकिन ज्यादातर टाइम हम बिजी रहते हैं, इसलिए इन चीजों पे क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलता। एंड जब बहुत फ्री टाइम होता है तो खुद से क्वेश्चन करते हैं कि जो कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग है या नहीं। वो इनेविटेबली होता है। लाइफ में सही हो या गलत, हमें अक्सर ये सोचने के लिए कंडीशन किया जाता है कि चीज़ें अच्छी हुई क्योंकि हमने वो किया, राइट। चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई क्योंकि हमने वो किया, राइट।
मानो आपका करियर वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा स्टडी नहीं की और अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने जॉब पे हार्ड वर्क नहीं किया और आपको रियलाइज होता है। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटकर एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, लाइफ में सब रैंडम है। यस, करेक्ट। हम यहाँ बैठकर ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि हम ऐसी फैमिलीज में पैदा हुए, मैं वेल्थी फैमिली नहीं कह रहा, हम जैसी भी फैमिलीज में पैदा हुए जो आपको वैक्सीन अफोर्ड कर पाई, राइट, आपको स्कूल भेज पाई, राइट। आपकी जो भी एजुकेशन रही हो, वो शायद अपॉर्चुनिटी जो शायद 90% लोगों को अफोर्ड भी नहीं होती है, यस, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिली हैं इन लाइफ, हमारे पास जो कुछ भी है और हमें जैसे भी मिला है, वो कई तरीकों से हमारे किए गए बड़े कामों का एक लेसर फैक्टर है। ज़्यादा फैक्टर इस बात का है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ रहे, और आपको किसी लेवल पे ये एक्नॉलेज और रियलाइज करना चाहिए कि आपका कल के आउटकम्स पर बहुत कम कंट्रोल है। सोचिए, आप आज जो भी कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एंड जब तक आप बिलीव करते हैं कि उसे पाकर आप हैप्पी हैं। राइट। मुझे लगता है ये ब्यूटीफुल है और मैं अब ऐसा करना कंटिन्यू रखूंगा। हमारी बहुत सी ऑडियंस सब यंग हैं, 18 से 24 साल के। वो ये कंटेंट देख रहे हैं। आई एम नॉट दैट ओल्ड। मुझे पता है, आई नो। आप लोगों से 10 साल बड़ा। यस, राइट। मेरी ऑडियंस का 45 to 50% 18 to 24 ईयर्स ओल्ड का है। हम सब जानना चाहते हैं नेक्स्ट बिग थिंग क्या है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आप इतने यंग होते, मानो आज 22 के होते, ट्रेडिंग आपका पैशन है बट मानो ट्रेडिंग डिस्कवर नहीं हुआ और ना पता वो क्या है, तो अगर ऐसा होता तो आप क्या कर रहे होते? अगर वेल्थ ही एंड मोटिव होता तो आज दुनिया में 22 ईयर ओल्ड किड के तौर पर क्या कर रहे होते? कंटेंट क्रिएशन। हाँ, पता है मैं क्या सोचता हूँ कि मार्केटिंग जो है वो कांस्टेंट है बिजनेस में, ये उसी से एग्जिस्ट करते रहे हैं। राइट। बट मार्केटिंग के डिफरेंट मीन्स रहे हैं। ओके। जब किसी इंडस्ट्री को तब पकड़ पाते हैं जब वो ए से बी में ट्रांजिशन कर रही हो। राइट। अगर आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो अक्सर आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट पकड़ लेते हैं। मुझे लगता है आप लोग उस पॉइंट पे हैं। मुझे लगता है आप राइट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं, सिर्फ न्यूज़ कंजम्पशन के लिए नहीं, और फिर कई मायनों में आप लोग कल इतने रेलेवेंट हो जाएंगे, जैसे मेरे लिए ये इमेजिन करना इतना हार्ड नहीं होगा। एंड अगर कोई थॉट लीडरशिप स्पेस में वाकई एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन जाता है तो इलेक्शन इन्फ्लुएंस होगा कि वो क्या सोचता है और लोग किसके लिए वोट करें, और लोगों तक वो रीच होना ये टाइम के साथ ज़्यादा रेलेवेंट होता जाएगा। क्योंकि पहले के टाइम में मुंबई में कोई प्रॉबेबली 1 मिलियन लोगों तक पहुंच सकता है, राइट। एंड अपने डोमेन में। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ अब वही इंसान पूरे देश तक पहुंच सकता है, किसी भी कंट्री तक पहुंच सकता है, अगर उसकी थॉट लीडरशिप वैलिड है और लोग उससे रेजोनेट करते हैं। राइट। मुझे लगता है कि आप लोग सही समय पे सही जगह हैं। ओनस आप पर है, आप जानते हो आगे बढ़ाना एंड इसे गिव बैक करना। तो मैंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया था। मैंने लोगों से पूछा दैट क्या लगता है मनी कमाने का इजीएस्ट वे क्या है? सरप्राइजिंगली ज्यादा लोगों ने कहा कंटेंट क्रिएशन। एंड ये मेरे लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि मैं हाल ही में ये देख रहा था, मैं नैस दिल्ली पर उनका एक इंटरव्यू देख रहा था और वो कहते हैं कि हैप्पी रहना बेसिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एज कंटेंट क्रिएटर। हम एज ह्यूमन बीइंग्स ऐसे बने नहीं हैं। इट मेंशन्ड कि मिलियन लोग हमसे हेट करें या टेंस ऑफ मिलियन लोग हमें लाइक करें, एंड लाइफ टाइम में शायद 150 कनेक्शंस ही रख सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर होने के नाते वो कनेक्शन एल्गोरिथम वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। सडनली बॉम्बार्डमेंट होने लगती है, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस की लोग कह रहे हैं आप अमेजिंग काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट लोग डाउट करते हैं एंड कहते हैं जो आप कर रहे हैं वो बेकार है। करेक्ट। एंड देन वो दिमाग को मैसअप कर देता है। यही वो कहते हैं कंटेंट क्रिएटर के तौर पे हैप्पी नहीं रह सकते। राइट। क्या ये सच है? वेल, फिर से अगर आप टाइम में पीछे जाएं, राइट, जैसे अगर आप रेसिज्म वाले टाइम में जाएं तो जब आप पीछे जाते हैं, मेरा मतलब है ये शायद बेस्ट एग्जाम्पल ना हो, मेरा मतलब किसी भी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से नहीं है। जब अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल वाइट और ब्लैक का पूरा डिवाइड एग्जिस्ट करता था, आई मीन जब वो अफ्रीकन स्लेव्स को अमेरिका लाए तो एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसी चीज़ें भी शामिल थीं। ये सब सोसाइटी के लोअर स्ट्रेटा के लिए रिजर्व था, और एक एंटरटेनर शायद 20, 30 या 50 लोगों को भी एंटरटेन करता था। तो ऐसे में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और जिस स्टेज पे ये लोग परफॉर्म कर रहे थे वो भी बड़ा हुआ,
वो बड़ा होता गया। मुझे लगता है ये लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पॉपुलर हो गए, राइट। इस हद तक कि आज के एंटरटेनर्स सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। हाँ, राइट। एक तरह से यूफेमाइज तरीके से सबसे पावरफुल लोग। मुझे लगता है वो ट्रेंड जारी रहने वाला है। मुझे लगता है इन्फ्लुएंस का दायरा कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ, टाइम के साथ और बढ़ेगा। राइट। अगर आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, नहीं पता आज कितने लोग फॉलो करते हैं, पर मान लीजिए 1 मिलियन, वो एक तरह का कोरोबोरेशन है, वो आपकी रैंडम टेस्टिंग साइट जैसी है। अगर आपको यकीन है कि 1 मिलियन लोग उसे पसंद कर रहे हैं जो आप अभी डाल रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में आपको सोचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 100 टाइम्स ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे और आप वाकई में बहुत बड़े बन जाएंगे। हाँ, करेक्ट। ऑल राइट निखिल, मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। क्या कुछ और है जो आप ऐड करना चाहेंगे जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा? नहीं, सच में कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कुडोज आप सबको फॉर दिस। जितने यंग आप हैं एंड आप इतने एंटरप्राइजिंग हैं, और मुझे ऐसा लगता है 20 साल पहले अगर मैं 26 साल और 22 साल के लड़के से मिलता और आप बताते कि पहले से ही क्या सब कर रहे हैं, तो ये अनबिलीवेबल होता। मुझे लगता है ग्रेट जॉब गाइस, और अच्छा काम करते रहिए, और आई होप मैं आप लोगों को एक्सपोनेंशियली स्केल करते हुए देखूं। थैंक यू सो मच निखिल, आपके साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी।